हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारा हाइड्रोलॉजी का लास्ट टॉपिक या यूँ का इरिगेशन सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक है हमारा इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन भी एक प्रकार का लॉसेस है, जैसे हमने पिछली बार पढ़े थे ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन। इसी प्रकार से अब इनफिल्ट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट लॉस है। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। अब आपका इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके इरिगेशन में एक छोटा सा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ वियर, तो उसको आपको स्किप करना है क्योंकि उसमें सिर्फ डिज़ाइनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के बामुश्किलात एक दो बन सकते हैं, वो मैं आपको जब ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा तब डायरेक्टली बता दूंगा कि क्या क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए अभी जितना कराया वो आपके लिए मोर देन इनफ है। इसी को अच्छे से पढ़ लीजिए और कंटिन्यू कीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन की कि इनफिल्ट्रेशन होता क्या है। देखिए, अभी तक हमने इवेपोरेशन या रेनफॉल लॉसेस के अंदर सबसे पहला पढ़ा इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होना, ट्रांसपीरेशन, पेड़ पौधों से जाना, इवेपो ट्रांसपीरेशन, दोनों का कंबाइंड इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन का। आज का जो है इनफिल्ट्रेशन यानी पानी का, बहते हुए पानी का रिसाव करके नीचे ग्राउंड वाटर में जाना या ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करना, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। तो इनफिल्ट्रेशन को लॉस कहना गलत है क्योंकि ये हमारे ग्राउंड कंडीशन के लिए बेनिफिशियल भी है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर जगह की ग्राउंड वाटर लेवल को ये हाई करता है और उसका इस्तेमाल हम आगे भविष्य में अपने लिए कर सकते हैं, ओपन वेल या ट्यूबवेल लगा के। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन की। तो बारिश के पानी का जमीन से रिसाव होकर ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाना इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, बारिश के पानी का रिस्क है, यानी जो आपके किसी पर्टिकुलर जगह पे बारिश हुई, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया और ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल गया, वो इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। अब इनफिल्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है, जैसे इनफिल्ट्रेशन होने के लिए रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है, उस पर्टिकुलर एरिया की सॉइल कैसी है, वहाँ पे टोपोग्राफी कैसी है, यानी ज़मीन में गड्ढा बना हुआ है, प्लेन है, ढाल युक्त ज़मीन है, काफ़ी सारी चीज़ें इनफिल्ट्रेशन को अफेक्ट करती है। तो ज़रूरी नहीं है इनफिल्ट्रेशन 100% मिले रेनफॉल के अंदर। तो इनफिल्ट्रेशन होने से पहले दो प्रकार के जो लॉसेज है रेनफॉल में वो भी हो सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 इज इंटरसेप्शन, रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब होता है बहता हुआ पानी, जो बारिश हो रही है और जो पानी बहता है, जैसे हमारे बीकानेर में देखते हैं बारिश होती है तो पानी सड़कों पे आ जाता है, बहने लगता है, वो रन ऑफ कहलाता है। तो रन ऑफ के दौरान पेड़ पौधे या अन्य किसी ऑब्स्ट्रक्शन द्वारा रोका गया पानी इंटरसेप्शन कहलाता है। यानी कोई नेचुरल स्ट्रक्चर आ गया, जैसे पेड़ पौधे आ गए, कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जैसे कोई बिल्डिंग आ गई या कोई भी XYZ चीज़ आ गई जिससे बहता हुआ पानी रुक जाए और एक जगह इकट्ठा हो जाए, वो इंटरसेप्शन कहलाता है। ये ऐसा पानी धीरे धीरे समय के साथ इवेपोरेट, वाष्पीकृत हो जाता है। फिर आता है आपका डिप्रेशन लॉस। रन ऑफ के दौरान पानी का गड्ढों या स्लंप में इकट्ठा होना डिप्रेशन लॉस कहलाता है। अभी आपका पानी एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे बारिश के दौरान बह रहा है और उस पर्टिकुलर ज़मीन पे डिप्रेशन यानी गड्ढे बने हुए हैं, तो टेम्पररीली पानी उन गड्ढों में इकट्ठा हो जाएगा और उन गड्ढों में इकट्ठा टेम्पररी पानी इकट्ठा होने से रन ऑफ को कम कर देगा, यूँ कह सकते हैं धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा। तो इनफिल्ट्रेशन को भी ये अफेक्ट करते हैं, दो प्रकार के लॉसेस। तो इनफिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो शुरुआत में तेज होती है, बहुत जल्दी रिसता है, क्योंकि ज़मीन सूखी होती है, उसमें जल्दी से पानी अंदर जाना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही सैचुरेशन लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ये कम होने लग जाती है और एंड में कांस्टेंट लेवल पर इनफिल्ट्रेशन होता है। यानी जब आपके ज़मीन का इनफिल्टर होता हुआ पानी जब ग्राउंड वाटर लेवल से मिल जाएगा या ग्राउंड वाटर टेबल से मिल जाएगा, तो एक कांस्टेंट स्पीड से ही इनफिल्ट्रेशन होना संभव हो पाता है। किस इनफिल्ट्रेशन के कारण पानी की मैक्सिमम स्टोरेज इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कहलाती है। यानी सपोज कीजिए कि किसी पर्टिकुलर जगह पर 2 इंच बरसात हुई, तो उस 2 इंच बरसात में से आधा इंच आपका
स्टोरेज हो गया मैक्सिमम, तो आधा इंच क्या हो गया, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कहलाएगी इन टर्म्स ऑफ इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी और टाइम के बीच में कर्व ड्रॉ करके हॉटन इक्वेशन से इनफिल्ट्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कर्व है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो कि सेंटीमीटर पर आवर में है, टाइम भी आवर में है। तो हर आवर के अंदर देखें, शुरुआत से इस कर्व को देखें तो ये स्टार्टिंग से बढ़ रहा है, धीरे धीरे नीचे हो रहा है। और ऑब्वियसली बात है कोर्स ग्रेन सॉइल में इनफिल्ट्रेशन की रेट फाइन ग्रेन की तुलना में ज़्यादा होगी, और समय के साथ मैंने बताया इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी घट जाती है। तो ऊपर एक हॉटन ने इक्वेशन दी थी एक्सपोनेंशियल की टर्म में, जो कि इस प्रकार है, इनफिल्ट्रेशन रेट इक्वल्स टू फाइनल इनफिल्ट्रेशन रेट प्लस इनिशियल एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। के क्या है, कांस्टेंट है जो टाइप ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है, या सीधे सीधे कहीं परमेबिलिटी को इसमें के से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप इस इक्वेशन को देख लें, हालांकि इतने एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है क्योंकि ग्राफिकल मेथड है, ठीक है ना। तो एफ टी यहाँ पे क्या इनफिल्ट्रेशन रेट को बता रहा है, एफ आई क्या इनिशियल इनफिल्ट्रेशन जो शुरुआत में हो रही थी, एफ एफ क्या है फाइनल इनफिल्ट्रेशन है, ई एक्सपोनेंशियल है, के क्या है कांस्टेंट है मैंने बताया परमेबिलिटी की टर्म में, और टी क्या है टाइम जो उसमें कंज्यूम हो रहा है आवर्स के अंदर, वो आपका इस इक्वेशन के रूप में हॉटन इक्वेशन के रूप में आप इनफिल्ट्रेशन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये ग्राफिकल मेथड है, और क्योंकि हमारे यहाँ भारत की बात करें तो जो हमने पढ़े थे रेन गेज को मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट थे, रेन को मेजर करने के लिए रेन गेज थे, वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं है। यहाँ पे हम अभी पिछड़े हुए हैं। जैसे इजराइल कंट्री की बात करें तो वहाँ पर कंडीशन हमारे यहाँ से थोड़ी बेहतर है, बेहतर क्या पूरी दुनिया में बेहतर है। तो वहाँ पर ग्राफिकल मेथड से रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, हमारे जैसे देश में आने मुश्किल है। तो हम कुछ इंडेक्स प्रॉपर्टी है, इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स है, उनका इस्तेमाल करके इनफिल्ट्रेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो इनफिल्ट्रेंट इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है फाई इंडेक्स। एवरेज रेनफॉल के ऊपर रेनफॉल का वो वॉल्यूम जो रन ऑफ वॉल्यूम के बराबर हो उसे फाइन इंडेक्स कहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे एवरेज रेनफॉल मेजरमेंट कर ली, यानी हर साल उधर पुराने कई सालों के डाटा को हमने एनालाइज किया और पता चला इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी एवरेज रेनफॉल हो रही है। अगर किसी टाइम पर उससे ज़्यादा रेनफॉल हो जाए तो उस एक्सेस रेनफॉल के कारण जो है हम फाई इंडेक्स की मदद से इनफिल्ट्रेशन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बारिश एवरेज रेनफॉल से ज़्यादा होती है उससे हम रेनफॉल एक्सेस बोलते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता है, मतलब ज़्यादातर उन इलाकों में होता है जहाँ पे बारिश की मात्रा ज़्यादा रही हो। फाई इंडेक्स बेसिकली उस एवरेज रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन को दर्शाता है जो रेनफॉल एक्सेस के टाइम में हुआ हो। रेनफॉल एक्सेस एवरेज रेनफॉल से ज़्यादा होने वाली बारिश रेनफॉल एक्सेस कहलाती है। यानी सपोज कीजिए बीकानेर की बात करता हूँ, एवरेज रेनफॉल यहाँ का 8 इंच है मान लीजिए, सपोज कीजिए एग्जाम्पल है डमी, और 2020 के अंदर मान लीजिए 12 इंच बारिश गिर गई, तो 4 इंच क्या हो गया एक्स्ट्रा रेनफॉल एक्सेस हो गया, ठीक है ना। तो वो 4 इंच की मदद से हम फाई इंडेक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो फाई इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए ग्राफ प्लॉट किया जाता है जिसको हीटियोग्राफ बोलते हैं। हीटियोग्राफ का एक बार चार्ट होता है जो कि रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि एक लाइन खींची गई है यहाँ पे जो आपके फाई इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी इसके नीचे नीचे जो एरिया है उनको फाई इंडेक्स में कैलकुलेट करेंगे। इस लाइन से ऊपर जो भी रेनफॉल एक्सेस हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको कंसिडर करके हम रेनफॉल का मेजरमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 6 एरिया लिए A1, A2, A3, A4, A5, A6 जो कि T1, T2 से T6 तक घंटों के अंदर है, रेनफॉल को मेजरमेंट कर रहा है किसी रेन गेज से। मैंने उनका ग्राफिकल पैटर्न में या बार चार्ट के रूप में ग्राफिकली इसको प्लॉट कर लिया। अब मुझे फाई इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो फाई इंडेक्स कैसे करूंगा, मैं उन एरियाज को कंसिडर करूंगा जो फाई इंडेक्स से ऊपर ऊपर हो। तो हमारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक ये नंबर 1,
2, 3 और ये 4, ये 4 ऐसे एरिया हैं जो आपकी फाई इंडेक्स से ऊपर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने हैं। तो 1, 2, 3, 4 इन एरियाज को लेके और इनके एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी को लेके जब हम रेशो निकालते हैं तो आपके पास फाई इंडेक्स आता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तब हम उस पर बात करेंगे। अगर रेनफॉल फाई इंडेक्स से कम हो, यानी जो रेनफॉल है फाई इंडेक्स के नीचे नीचे रह रहा हो, तो इनफिल्ट्रेशन रेट रेनफॉल रेट के बराबर होगी, यानी जितना इन रेनफॉल हो रहा है उतना ही इनफिल्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे। इसी का उल्टा अगर रेनफॉल अधिक हो जाए तो इनफिल्ट्रेशन फाई इंडेक्स के बराबर होगी, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब फाई इंडेक्स मैक्सिमम पॉसिबल इनफिल्ट्रेशन रेट को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से एक आपका आता है डब्ल्यू इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक इंडेक्स है इनफिल्ट्रेशन को कैलकुलेट करने के। अब फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स में क्या फ़र्क है? फाई इंडेक्स क्या होता है? पूरे वर्षा काल यानी जितनी भी रेनफॉल का टाइम है उसमें जितना भी एवरेज इनफिल्ट्रेशन होता है या एवरेज इनफिल्ट्रेशन होने की दर होती है उसको प्रदर्शित करते हैं। अब फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स में क्या फ़र्क है? वही हीटियोग्राफ है, वही पाई चार्ट, बार चार्ट है। इसमें फाई इंडेक्स में हम क्या कर रहे थे? सिर्फ उन एरियाज को कंसिडर कर रहे थे जो फाई इंडेक्स के ऊपर हो, लेकिन डब्ल्यू इंडेक्स में सारे एरियाज को कंसिडर करेंगे, चाहे वो रेनफॉल एक्सेस हो या ना हो। यानी इस फॉर्मूले देख सकते हैं, वहाँ पे मैं सिर्फ A2, A3, A4 और A6 ले रहा था, यहाँ पे मैंने A1 से A6 ले लिया सो टोटल, और टोटल टाइम फॉल ले लिया, और इनमें से जितना इनफिल्ट्रेशन हो रहा होगा एवरेज इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है फाई इंडेक्स की वैल्यू जो है आपके डब्ल्यू इंडेक्स से ज़्यादा होगी, क्योंकि फाई इंडेक्स में सिर्फ उन्हीं रेनफॉल को कंसिडर किया था जो रेनफॉल एक्सेस में, यानी जिनकी अमाउंट ऑफ रेनफॉल एवरेज रेनफॉल से ज़्यादा है, उन्हीं को फाई इंडेक्स में हमने कंसिडर किया था। लेकिन डब्ल्यू इंडेक्स में हमने सबको कंसिडर कर लिया, तो इसलिए डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू फाई इंडेक्स से हमेशा कम रहेगी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फाई इंडेक्स एंड डब्ल्यू इंडेक्स ऑफ रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन मेजरमेंट। तो आंसर है फाई इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर हो सकता है, लेकिन फाई की वैल्यू कभी भी डब्ल्यू इंडेक्स से कम नहीं हो सकती। अगर कोई रेनफॉल में इनिशियल लॉस ना हो तो रेनफॉल एक्सेस को प्रदर्शित करता है, यानी आपका जितना बारिश में किसी प्रकार का लॉसेस नहीं हो, जो हमने पीछे पढ़े थे डिप्रेशन लॉस, वो सारे किसी प्रकार का लॉस नहीं हो, तो वो रेनफॉल एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता, रेनफॉल एक्सेस या लॉसेस ना होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, अगर इसको डब्ल्यू इंडेक्स को एक अलग रिलेशन से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा है। मान लीजिए P, कैपिटल P टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल है किसी प्लेस पर और किसी टाइम T पर, और उसमें रन ऑफ Q हो, यानी Q पानी रन ऑफ हो रहा हो, और उसमें इनिशियल लॉस डेल्टा L हो, तो आप नीचे लिखोगे फॉर्मूले P माइनस Q माइनस डेल्टा L अपॉन T से भी डब्ल्यू इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स में क्या फ़र्क है। फाई इंडेक्स आपका सीधा सीधा हेटियोग्राफ पर डिपेंड करता था, यानी आपको एवरेज निकालना पड़ता था सारे एरियाज का। लेकिन डब्ल्यू इंडेक्स में हमें क्या फैसिलिटी दे रहा है कि आपको किसी पर्टिकुलर एक टाइम के ऊपर भी रेनफॉल इंटेंसिटी P दी हुई हो और उसके कारण होने वाला डिस्चार्ज Q दिया हो, और इनिशियल लॉस डेल्टा एस पता उस पर्टिकुलर टाइम T में, तो आप P माइनस Q माइनस डेल्टा L अपॉन T करके डब्ल्यू इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डब्ल्यू और फाई इंडेक्स बेसिकली है क्या? ये इंडेक्स है, जैसे हमारी सॉइल में इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती थी, वैसे हाइड्रोलॉजी में इंडेक्स प्रॉपर्टी है जो इनफिल्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें इनिशियल लॉसेस को जीरो मान के चलते हैं, या तो डायरेक्टली वैल्यू दे देंगे या फिर जीरो मान के चलते हैं, तो आपका फॉर्मूला डब्ल्यू इंडेक्स में P माइनस Q अपॉन T ही रह जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका डब्ल्यू इंडेक्स।
समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो आज यहाँ पर आपकी हाइड्रोलॉजी कंप्लीट होती है। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आगे कोई भी टॉपिक इसमें नहीं है, ना हाइड्रोग्राफ है ना अदर चीज़ें हैं। तो इतना जितना कराया है आपके लिए सफिशिएंट है, इसी को ढंग से कर लीजिए, है ना। तो हमारा आज इरिगेशन सब्जेक्ट भी ऑफिशियली यहाँ पे समाप्त हो रहा है। फिर से बता रहा हूँ, इरिगेशन में एक वियर की डिज़ाइन का टॉपिक रह रहा है जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कोई भी बड़ी कोचिंग देख लीजिए, वहाँ पर वियर के डिज़ाइन को हमेशा स्किप ही करवाते हैं। तो यहाँ भी हम उसको स्किप करके चलेंगे। कोई भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपको अलग से उसके बारे में लिख के बता दूंगा जब हम ऑब्जेक्टिव के दौरान। लास्ट में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आज आपका ऑफिशियली ख़त्म हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली कल से मेरा वीडियो आ जाएगा आपके क्वेश्चन का, इरिगेशन का। रोज़ 3-4 वीडियो डालूंगा प्रैक्टिस सेट के, तब जाके आपका एक सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन है वो कवर अप हो जाएगा। और अब आने वाले 2 महीने में हम ज़्यादातर ऐसे ही करेंगे, जितने सब्जेक्ट पढ़ लिए उनके ऑब्जेक्टिव करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली 1 नवंबर से टेस्ट सीरीज़ का आयोजन करेंगे ऑनलाइन आपको, ठीक है। देखते हैं फिर क्या होता है, कैसे रहता है। तो बस आप लोगों से निवेदन करता रहूँगा, पढ़ते रहिए, डिमोटिवेट मत होइए। कारण बहुत से कोविड में सेफ रहिए, स्थिति ख़राब होती जा रही है। थोड़ा सा सेफ्टी के साथ अपने घर पे पढ़ते रहिए। जो बेस्ट तरीका उससे हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं एस्टीमेट सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा। बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, हार्डली 4-5 दिन में या 4-5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। देन मैं स्विच ऑन करूँगा आपके स्टील पे। एस्टीमेट डिप्लोमा और इंजीनियरिंग दोनों के लिए है, जबकि स्टील स्ट्रक्चर सिर्फ इंजीनियरिंग वालों के लिए। दोनों ज़्यादा बड़े सब्जेक्ट नहीं है, बेसिक चीज़ें पढ़नी है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं रोहित व्यास साइनिंग ऑफ। थैंक यू।